हेलो। इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 144 ऑफ सीपीसी को समझेंगे। ये सेक्शन 144 है। ये सेक्शन एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम, तो इसलिए हम इस सेक्शन को समझ रहे हैं। बेसिकली अगर आप अपने बेरिक को साथ में रखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। अब देखिए हम इस सेक्शन के ऊपर आते हैं। तो इस सेक्शन की अगर आप हेडिंग देखें सेक्शन 144 ऑफ सीपीसी की, तो ये बोलती है एप्लीकेशन फॉर रेस्टिट्यूशन। क्या बोल रही है? एप्लीकेशन फॉर रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन वर्ड से ही हमें समझ आता है। रेस्टिट्यूशन मतलब क्या होता है कि किसी चीज को वापस लेना। जैसे अगर आपको एक एग्जांपल दूं, वैसे यहाँ से कोई रिलेशन नहीं है उसका, लेकिन अगर आपने हिंदू लॉ पढ़ रखा होगा, आप हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ते हो, तो वहां पे सेक्शन 9 में भी देखते हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। भाई ऐसे राइट जो मेरे पास से चला गया उनको वापस लेना। तो रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? जो चीज आपसे गलत तरीके से ली गई उसको वापस अपने पास लेके आना। अगर आप इस चीज को एग्जाम में भी लिखेंगे तो आपको इसके मार्क्स मिलेंगे। रीस्टोरिंग ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज को रीस्टोर करना, ऑफ एनीथिंग अनजस्टली टेकन फ्रॉम अनदर, किसी व्यक्ति से जो अनजस्टली ली गई हो, ऐसी चीज को रीस्टोर करना, वापस लेके आना। अब इसके लिए मैं आपको 3 एग्जांपल दूंगा, उससे आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा कि रेस्टिट्यूशन सेक्शन 144 का क्या कहता है। अब देखिए जो सेक्शन 144 है, ये एक तरीके से कोर्ट की इनहेरेंट पावर ही है। ये कोर्ट की इनहेरेंट पावर ही है, मतलब कि नेचुरल पावर है, इनसेपरेबल पावर है। ये पावर कोर्ट के पास होनी चाहिए ताकि वो जस्टिस सही से दे सके। अगर ये पावर इनहेरेंट पावर नहीं होगी तो कोर्ट जस्टिस सही से नहीं दे पाएगा। जो जज बैठा है वो अपने काम को सही से नहीं कर पाएगा। ये जो है ये डॉक्ट्राइन, जिसको हम डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन बोलते हैं, ये किस प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करता है? इक्विटेबल प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करता है। अभी हम देखेंगे कि इसके अंदर कौन सा मैक्सिम यूज होता है, वो सब अभी हम देखेंगे। उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ऑन रिवर्सल ऑफ डिक्री अनजस्ट बेनिफिट, मतलब ये क्या होता है कि जब इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जब आपकी डिक्री जो है वो रिवर्स हो जाती है, तो जिस व्यक्ति ने, जिस पार्टी ने उसका अनजस्ट बेनिफिट लिया होता है, वो अनजस्ट बेनिफिट वापस करना होता है जिस व्यक्ति से, जिस पार्टी से उसने वो बेनिफिट लिया होता है। जैसे मान लीजिए कि ए ने बी के ऊपर एक सूट किया, ए ने बी के ऊपर एक सूट किया जिसके अंदर उसने 25,000 रुपए का क्लेम उससे मांगा और वो उस केस को जीत जाता है, जिसके अंदर उसको 25,000 रुपए मिल जाते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है, बी जो है वो डिक्री को रिवर्सल करा लेता है। भाई कोई एररनियस थी, कोई गलती थी उसके अंदर, उस बेसिस पे वापस वो डिक्री जो थी वो रिवर्स हो जाती है। तो अब जब ये डिक्री रिवर्स हो जाएगी तो ये जो 25,000 रुपए इसने लिए थे बी से, अब ये 25,000 रुपए इसको बी को वापस करने पड़ेंगे और साथ ही साथ जो उसके ऊपर इंटरेस्ट बनता है वो भी देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये इक्विटेबल प्रिंसिपल के बेसिस पे बैठा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति किसी और की प्रॉपर्टी पे अमीर नहीं बनना चाहिए या किसी और की प्रॉपर्टी का अनजस्ट फायदा नहीं होना चाहिए। जिस चीज के लिए वो हकदार ही नहीं था वो चीज उसको क्यों मिले। तो इतने टाइम तक अगर उसने उसका पैसा लेके रखा हुआ था तो वो पैसा उसको वो वापस करे और जो उसके ऊपर इंटरेस्ट था वो भी उसको वापस करे, क्योंकि इतने टाइम तक अगर वो पैसा उसके पास होता तो अगर उसको बैंक में भी रखता तो उसको उसका इंटरेस्ट मिल जाता। तो इसी बेसिस पे यहाँ पे आप इस एग्जांपल को समझ सकते हो। ऐसे अगर आपको एक और एग्जांपल दूं इमूवेबल प्रॉपर्टी का। इमूवेबल प्रॉपर्टी मान लीजिए कि ए ने, जैसे यहीं पे सेम एग्जांपल ले लेते हैं, ए ने बी के ऊपर सूट किया कि भाई ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है मेरी है। कोर्ट ने ए को वो प्रॉपर्टी दिला दी। बाद में कोई ऐसी चीज मिलती है कि एरनियस की वजह से, कुछ भी चीज की वजह से वो डिक्री रिवर्स हो जाती है, बी के फेवर में दोबारा से आ जाती है। तो यहाँ पे उस डिक्री का जो बेनिफिट लिया गया था ए के द्वारा वो बी को वापस करना होगा। मतलब कि वो जो पोजीशन लिया था इमूवेबल प्रॉपर्टी का वो वापस करना होगा बी को। तो ये क्या हो रहा है? रेस्टिट्यूशन हो रहा है। यहाँ पे वो क्या लगाएगा, मतलब जब उसके पास वापस जब रिवर्स हो गई डिक्री तो फिर वो कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएगा रेस्टिट्यूशन की। अब वो कौन से कोर्ट में लगाएगा वो भी अभी हम देखेंगे। उससे पहले मैं आपको एक और चीज बताऊं। मान लीजिए ए ने बी के अगेंस्ट एक डिक्री, मतलब मान लीजिए जैसे ए के अगेंस्ट बी ने भाई जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, पोजीशन के लिए डिक्री ले ली, लेकिन बाद में ये चीज मिलती है कि जब सूट इंस्टीट्यूट किया गया था उस वक्त बी जो था उसकी डेथ हो चुकी थी, बी जो है वो एग्जिस्ट करता ही नहीं था। तो यहाँ पे ये जो डिक्री आई, ये डिक्री कैसी है? नलिटी, कि वो डिक्री मानी नहीं जाएगी क्योंकि वहां पे बी की जो थी डेथ हो चुकी थी। तो यहाँ पे अब ए ने बी से कोई बेनिफिट लिया ही नहीं,
तो यहाँ पे अब जब वो डिक्री रिवर्स हुई या फिर उस डिक्री की कोई वैल्यू नहीं रही, तो बी या बी के जो लीगल मतलब बी के लीगल हेयर्स जो है वो जाके ए से वो बेनिफिट वापस नहीं मांग सकते, क्योंकि ए ने कोई बेनिफिट लिया ही नहीं। तो जहां पे इस तरीके की कंडीशन होगी वहां पे आप रेस्टिट्यूशन नहीं कर सकते। आप रेस्टिट्यूशन इस तरीके से कर सकते हो जहां पे किसी दूसरे व्यक्ति ने कोई बेनिफिट लिया हो। अब ये जो है ये नॉन एग्जॉस्टिव है, मतलब कि जो सेक्शन 144 है ये नॉन एग्जॉस्टिव है। इसके अंदर आप ऐसे नहीं बोल सकते कि ये चीजें बता दी गई सिर्फ इनके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये नॉन एग्जॉस्टिव है, आप इसको किसी स्टैच्यू के अंदर लिख के कवर नहीं कर सकते। एप्लीकेबिलिटी कैन नॉट बी कन्फाइंड बाय एनी स्टैट्यूटरी प्रोविजन। किसी भी स्टैच्यू में किसी भी लॉ में लिख के आप इसको कन्फाइन नहीं कर सकते कि सिर्फ इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। ये किसी भी चीज के ऊपर हो सकता है जहां पे अनजस्ट बेनिफिट लिया जा रहा होगा किसी पार्टी के द्वारा। इतनी बात हमें क्लियर हो गई। उसके बाद अब ये मैक्सिम है एक्टस क्यूरे नैमनम ग्रेविबिट। एक्टस क्यूरे नैमनम ग्रेविबिट, इस मैक्सिम का मतलब क्या है? द एक्ट ऑफ कोर्ट शेल हार्म नो वन, कि जो कोर्ट का एक्ट है वो किसी को भी हार्म नहीं करना चाहिए। इसी मैक्सिम के ऊपर ये सेक्शन डिपेंड करता है। अब यहाँ पे जो वर्ड कोर्ट यूज किया गया इसका मतलब सिर्फ ट्रायल कोर्ट या ओरिजिनल या फर्स्ट इंस्टांस के कोर्ट से नहीं हो रहा। इसके अंदर कोई भी कोर्ट आ जाता है, कोई अपीलेट कोर्ट या आगे का जो भी कोर्ट है, सारे कोर्ट इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। अभी हम बेरेक में से भी एक बार रीड करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। अब जो ये मैंने आपको पहले भी बताया कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन है किसके ऊपर डिपेंड करता है? इक्विटेबल प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करता है। जो हमारा इक्विटेबल प्रिंसिपल है उसके ऊपर जो हमारा ये जो एप्लीकेशन फॉर रेस्टिट्यूशन है फाइल होती है इस प्रिंसिपल के बेसिस पे। अब हमारे पास एक केस है, इस केस का नाम है पुन्नी देवी वर्सेस जगन्नाथ AIR 1994। इसके अलावा भी 3-4 और केसेस है जिसके अंदर आपको ये बात मिल जाएगी। आप उन केसेस को भी लिख सकते हो और इस केस को भी लिख सकते हो। इस केस के अंदर कंडीशंस बताई गई, जिन कंडीशंस को पूरा करना जरूरी है तभी आप एप्लीकेशन फॉर रेस्टिट्यूशन फाइल कर सकते हैं। अब वो क्या क्या कंडीशंस है? पहली कि एक एरनियस जजमेंट आया होना चाहिए, मतलब कोर्ट के द्वारा एक एरनियस जजमेंट पास होना चाहिए। दूसरी बात कि उसका बेनिफिट जो है एक पार्टी के द्वारा उठाया गया, मतलब मान लीजिए कि ए के फेवर में एक जजमेंट आया, ए के फेवर में एक जजमेंट आया, तो ए जो है उसने उसका बेनिफिट उठाया हो, मतलब कि वो डिक्री होल्डर है, उस डिक्री होल्डर ने उसका बेनिफिट उठाया हो। अब उसने बेनिफिट उठाया, लेकिन क्या हुआ बाद में? वो जो एरनियस जजमेंट था वो क्या हो गया? रिवर्स्ड हो गया। भाई जैसे ए के फेवर में आया, बी जो है कोर्ट में गया कि ये चीजें छूट गई थी, ऐसे ऐसे हुआ, तो वो जो जजमेंट है वो रिवर्स हो गया। तो जब इस तरीके का एरनियस जजमेंट जब रिवर्स हो जाता है, तीनों कंडीशन पूरी हो जाती है। अब जो बी है जिसको नुकसान हुआ था, अनजस्ट बेनिफिट जिसके वहां से लिया गया था, अब वो कोर्ट में जाके एप्लीकेशन फॉर रेस्टिट्यूशन लगाएगा कि भाई मेरे से वो बेनिफिट ले गया था और मेरा जो ये जजमेंट है ये रिवर्स हो गया, तो इससे जो भी मेरे से बेनिफिट लिए थे मेरे को वापस दिला दो। अब कौन व्यक्ति कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकता है? जैसे मैंने एग्जांपल दिया, इससे हमें समझ आया। अब कौन व्यक्ति ये लगा सकता है? तो जो पार्टी टू सूट है, जो पार्टी टू सूट है, मतलब कि इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी पार्टी जिससे वो बेनिफिट लिया गया सिर्फ वही वाली पार्टी, और वो पार्टी जो जब ये जो एरनियस जजमेंट रिवर्स हुआ उसके अंदर इंटाइटल्ड हो जाती है बेनिफिट को वापस लेने के लिए, वो पार्टी। तो ये दोनों जो पार्टीज होती हैं सिर्फ यही एप्लीकेशन फॉर रेस्टिट्यूशन लगा सकती है, इनके अलावा कोई और नहीं लगा सकता। कोई स्ट्रेंजर पार्टी आ जाए या कोई भी ऐसी पार्टी आ जाए तो वो नहीं लगा सकती। ये दोनों चीजें होनी जरूरी है। फिर किसके अगेंस्ट कर सकती है? उसके अगेंस्ट, मतलब जो पार्टी टू लिटिगेशन था, जैसे मैंने ए का एग्जांपल दिया। अब मान लीजिए ए जो है उसकी डेथ ही हो गई, तो उसके जो आगे LR से लीगल रिप्रेजेंटेटिव थे उनके अगेंस्ट भी लिया जा सकता है। भाई ए ने बेनिफिट लिया, अब वो जितने में जो बी था उसने जाके जजमेंट को वापस रिवर्स कराया, उतने में ए की डेथ हो गई, तो अब जो उसके LRs हैं ए के, उनके अगेंस्ट भी जो पार्टी है वो सूट कर सकती है, एप्लीकेशन फॉर रेस्टिट्यूशन लगा सकती है। अब जब एप्लीकेशन फॉर रेस्टिट्यूशन इसके द्वारा इसके अगेंस्ट लगाया गया, तो कोर्ट क्या करता है? कोर्ट अब रेस्टिट्यूशन देता है, लेकिन कौन सा कोर्ट रेस्टिट्यूशन देता है? जिसने वो डिक्री पास की थी, जिस कोर्ट ने वो डिक्री पास की थी। मान लीजिए कि अब इतना टाइम हो गया, अब एप्लीकेशन फॉर रेस्टिट्यूशन लगाने का जब टाइम आया, जब रिवर्सल हुआ जजमेंट का, तो काफी टाइम हो गया। हो सकता है कि वो कोर्ट ही एग्जिस्टेंस से हट गया हो, या फिर वो उसकी जुरिसडिक्शन ना रही हो अब उस मैटर को देखने की। तो अब जिसके पास भी अगर देखा जाए, अगर उस वक्त जिस वक्त सूट इंस्टीट्यूट किया जाता, जिसके पास अब उस हिसाब से अगर अब मैं सूट को फाइल करूं, तो अब जिसके पास इसकी
जुरिस्डिक्शन है, वही कोर्ट जो है कंपिटेंट कोर्ट बन जाएगा एप्लीकेशन फॉर रेस्टिट्यूशन लगाने के लिए। फिर उसके बाद अगर हम देखें रेस जुडिकाटा, तो रेस जुडिकाटा जो है इसके ऊपर एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन के ऊपर एप्लीकेबल होता है कि आप एक बार आपने अगर एक फाइल कर दी तो दोबारा नहीं कर सकते, लेकिन जो आपकी एप्लीकेशन है वो डिसमिस हुई होनी चाहिए किसके ऊपर, मेरिट्स के बेसिस पे। अगर किसी टेक्निकल ग्राउंड्स के बेसिस पे हुई है तो रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं है। फिर जो लिमिटेशन है इसको कब आप फाइल कर सकते हो, तो आर्टिकल 136 अगर आप लिमिटेशन एक्ट का देखोगे आपको वहां पे मिल जाएगा, आप इसको कितने टाइम में कर सकते हो, 12 ईयर्स के अंदर कर सकते हो। और ये अपीलेबल होता है क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो एप्लीकेशन है इसको डिक्री की डेफिनेशन में लिया गया और सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 के हिसाब से, और जो डिक्री होती है वो अपीलेबल होती है, और जो सी चीज अपीलेबल होती है वहां पे आप रिवीजन के अंदर नहीं जा सकते, तो इसलिए आप इसके अंदर रिवीजन में नहीं जा सकते एप्लीकेशन फॉर रेस्टिट्यूशन के अंदर। अब एक बार हम इस सेक्शन को बेयर एक्ट में से भी रीड कर लेते हैं जिससे हमें और अच्छे से समझ आ जाएगा। वेयर एंड इन सो फॉर एज अ डिक्री और एन ऑर्डर इज वेरीड और रिवर्स बाय एनी अपील, रिवीजन और अदर प्रोसीडिंग, की भाई जो भी कोई भी डिक्री जो अपील में जाके, रिवीजन में जाके जैसे भी रिवर्स हो गई और इज सेट असाइड और मॉडिफाइड इन एनी सूट इंस्टीट्यूटेड फॉर द पर्पस द कोर्ट विच पास द डिक्री और ऑर्डर, तो जोन से कोर्ट ने वो डिक्री या ऑर्डर पास किया था, शेल वर्ड क्या यूज हुआ है, शेल, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी एंटाइटल्ड टू एनी बेनिफिट, कौन सी पार्टी की एप्लीकेशन लगाने पे जोन सी पार्टी एंटाइटल्ड है बेनिफिट के लिए, ये बात मैंने आपको भी बताई थी, बाय वे ऑफ रेस्टिट्यूशन और अदरवाइज cause such restitution to be made as will so far as may be placed the parties in the position which they would have occupied but for such डिक्री, तो उनको वो डिक्री या ऑर्डर से जो भी नुकसान हुआ था उनको वापस उस जगह पे ले जाने की कोशिश की जा सकती है जहां तक लेके जाया जा सकता है। अगर पॉसिबल नहीं है तो फिर तो नहीं किया जा सकता, तो ये कोशिश की जाती है उनको सेम सिचुएशन में लाके वापस खड़ा कर दिया जाए। And for this purpose, the court may make any order, including orders for refund of cost and for the payment of interest, damages, compensation, and mean profit, which are properly consequential to such variation, reversal, setting aside, or modification of the decree order. तो इसके लिए कोर्ट कुछ भी कर सकता है, कंपनसेशन दे सकता है, कोर्ट कॉस्ट वापस दिला सकता है, मीन प्रॉफिट वापस दिला सकता है, तो जो भी चीजें वो सारी वापस कर सकता है। अब यहाँ पे कोर्ट विच पास द डिक्री और ऑर्डर शेल बी डीम्ड टू इंक्लूड, अब ये कौन से कोर्ट को इंक्लूड कर देगा, जो बोल रहा है कि जिस कोर्ट ने उस डिक्री को पास किया था, वेयर द डिक्री और ऑर्डर हैव बीन वेरीड और रिवर्स इन एक्सरसाइज ऑफ अपीलेट और रिविजनल जुरिसडिक्शन में जाके अगर वो जो डिक्री है वो या ऑर्डर जो है वो रिवर्स हुआ है, तो वहां पे द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस, जिस भी सबसे पहले जिस कोर्ट में पास हुआ था वो वाला कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस। दूसरी वेयर द डिक्री ऑर्डर हैज बीन सेट असाइड बाय सेपरेट सूट, कि सेपरेट सूट करके फिर उसको सेट असाइड कराया गया था, तो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस विच पास सच डिक्री ऑर्डर, तो तब भी हम वहीं आ जाएंगे फर्स्ट इंस्टांस के कोर्ट के ऊपर जिसने वो डिक्री पास की थी। तीसरी बात बोलता है वेयर द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस हैज बीन सीज टू एग्जिस्ट, जहां पे वो सीज कर गया एग्जिस्ट करने से कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो अब इस वक्त जहां पे आप उस कोर्ट इस सूट को इंस्टीट्यूट करते हैं उस जगह पे उसकी जुरिसडिक्शन बन जाएगी। No suit shall be instituted for the purpose of obtaining any restitution or other relief which could have been obtained by application under subsection 1। तो ये बात हमारी जो है सेक्शन 144 के अंदर टोटली बताई गई है। अगर आपको इसके अंदर कुछ ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।